हेलो दोस्तों, मैं महेश दुआ कैरियर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया था ध्वनि के बारे में, साउंड। ठीक है, साउंड क्या होता है, मतलब कितने प्रकार का होता है, हमारे कानों तक कैसे पहुंचता है और कितने हर्ट्ज का साउंड हम फ्रिक्वेंसी के साथ सुन सकते हैं। तो अश्रव्य श्रव्य साउंड, मतलब ऐसे कुछ ध्वनि से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे हम वो कवर कर चुके हैं। अगर जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है ध्वनि वाला, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। ऐसे और वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, तो प्लेलिस्ट में जाके हम आपसे देख सकते हैं और उसका मजा ले सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। और जो अगला टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, चाहे स्कूल का ही क्यों ना एग्जाम हो, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है हमारा, विद्युत। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए चर्चा करते हैं इसकी, विद्युत की। विद्युत क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। और ये चैप्टर बाइलिंगुअल होगा, जिससे इंग्लिश मीडियम वाले भी इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि दोनों लैंग्वेज में मैं आपको डिलीवर एक कर सकूं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं आवेश की, मतलब चार्ज। आवेश, क्योंकि देखो विद्युत पढ़ रहे हैं तो विद्युत के लिए हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो उसमें क्या आ रहा है, करंट। तो करंट का एक मूल आधार क्या है, आवेश। ठीक है, करंट का एक मूल आधार है आवेश। आवेशों की प्रवाह की दर को ही, आवेश जब फ्लो होने लगते हैं, चार्ज जब फ्लो होने लगते हैं, बहने लगते हैं, उसी से करंट उत्पन्न होता है, करंट आता है। तो ये आवेश इसकी बेसिक यूनिट है, तो आवेश पढ़ना जरूरी है। तो आवेश की बात करें, चार्ज की बात करें, तो ये होता क्या है। तो आवेश जो होता है वो परमाणु का एक मूल कण होता है, मतलब एटम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। अब एटम क्या होता है, तो एटम में आपको और डीपली पढ़ा दूंगा केमिस्ट्री में, पहले यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ कि एटम क्या होता है। तो दुनिया में जितनी भी चीजें सब बनी हुई है, वो सब किससे मिलकर बनी हुई, चाहे मैं हवा की बात करूं, चाहे लोहा, चाहे इसकी बात करूं, कुछ भी चीज ले लो, सब एटम से मिलकर बनी हुई है, परमाणु से मिलकर बनी हुई है। और परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, परमाणु की संरचना कैसी होती है, वो कैसा दिखता है, और इसके अंदर क्या क्या होता है, उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि मान लो ये मैं परमाणु का एक स्ट्रक्चर बना दूं। ठीक है, परमाणु का एक स्ट्रक्चर है, मतलब परमाणु ऐसा है, ऐसा दिखता है। ठीक है, ये गोल होगा, आप कर लेना। ठीक है, परमाणु। अब बीच में होता है इसके प्लस, बीच में क्या होता है, प्लस, मतलब धनायन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और इसके आसपास होते हैं माइनस। ठीक है, आसपास क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ऐसे। इन जो अक्ष बनी हुई है, ये इनको सेल कहते हैं। ठीक है, इनको सेल कहते हैं। इसके आसपास क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहाँ से एक चीज पता लग गई, आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बीच में है और नेगेटिव चार्ज जो है वो आसपास है। तो नेगेटिव चार्ज ही क्या करते हैं, बहते हैं, उसी से करंट उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आवेश के गुणों की बात करें, तो आवेश के जो गुण की बात करूं, तो ये इसमें क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। चार्ज कैसे होते हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, मतलब धनायन और ऋणायन होते हैं। तो पहले बात करते हैं इसकी। देखो, जो समान आयन होते हैं ना, समान आवेश के जो आयन होते हैं, जैसे प्लस प्लस की बात करूं, माइनस माइनस की बात करूं, तो पहले ये लिख दो, धनात्मक ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश कैसे होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। दूसरी बात करें, जो समान आवेश के होते हैं ना, समान आवेश के मतलब, समान आवेश का मतलब क्या है, प्लस प्लस और या फिर माइनस माइनस, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित मतलब रिपील करते हैं, रिपील। ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं। बात समझ में? तीसरा पॉइंट क्या होगा, अब जैसे एक समान आवेश के प्लस प्लस माइनस माइनस, अगर दो प्लस प्लस चार्ज को मिलाएंगे तो वो रिपील करेंगे, धक्का मारेंगे एक दूसरे को। जैसे कि आपने चुंबक में देखा होगा, चुंबक में दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब हम साउथ साउथ पोल को साथ में मिलाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पीछे की साइड भागते हैं, पीछे की साइड
भागते हैं, और माइनस माइनस को मिलाएंगे तो वो भी पीछे की साइड भागेंगे इसमें। ठीक है, तो नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ आपस में नहीं मिलते, वो धक्का मारते हैं। अगर मैं चुंबक को पलट देता हूं तो फिर क्या, वो चिपक जाती है। इसका मतलब एक साउथ हो गया एक नॉर्थ हो गया, तो दोनों आकर्षित हो जाएंगे, मतलब अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसे ही केस जहां पर इलेक्ट्रिसिटी में होता है, मतलब विद्युत में होता है, आवेश के साथ भी यही होता है। तो समान आवेश के तो प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान आवेश के जो डिफरेंट चार्ज के होते हैं, असमान आवेश के, जैसे कि प्लस के साथ माइनस या माइनस के साथ प्लस, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब चिपक जाएंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट कर लेंगे। बात समझ में आई? तो ये हो गया आवेश के बारे में। और इसकी और देखते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो चार्ज को जो नापते हैं वो कूलाम में नापते हैं, किसमें, कूलाम में। तो कूलाम क्या हो जाती है इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा इसका, कूलाम। ये इंग्लिश में भी कूलाम ही कहते हैं, COULAMB, कूलाम। इसको कैपिटल सी से निरूपित किया जाता है, किससे, कैपिटल सी से निरूपित किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि चार्ज तो हम पढ़ रहे हैं, आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक आवेश में, एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, देखो चार्ज ही है, चाहे प्लस की बात करूं चाहे माइनस की बात करूं, जैसा अभी बताया था। तो माइनस की बात यहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि माइनस का ही प्रवाह होता है, माइनस जो आयन होते हैं, जो नेगेटिव आयन होते हैं, उसी का ही प्रवाह होता है, उसी से ही करंट आता है। तो माइनस की बात करेंगे, माइनस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि बताओ, जब हम प्लस और माइनस बनाए थे, तो प्लस वाला जो आयन होता है, पॉजिटिव जो चार्ज होता है, उसको बोलते हैं प्रोटॉन। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, हिंदी में भी प्रोटॉन ही कहते हैं। और माइनस वाले चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हिंदी में भी इलेक्ट्रॉन ही कहा जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव वाला प्रोटॉन, माइनस वाला इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम। तो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलाम आवेश में, क्योंकि एक कूलाम की बात कर रहे हैं ना, तो कूलाम में आवेश को नापते हैं। तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक कूलाम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कितने, 6 इंटू, मैं पे लिख देता हूं, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई, 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। इसको किससे निरूपित करेंगे, n से। n का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम में, 1.6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अगर हम और बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है, तो इस पर चार्ज, कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। ठीक है, तो यहां से ये टर्म और निकल के आती है कुल आवेश, कुल आवेश मतलब टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, जिसको Q से दिखाते हैं। तो टोटल चार्ज निकालेंगे कैसे, कि कितना चार्ज हमारा बह रहा है, मतलब फ्लो हो रहा है। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, हमें केले की प्राइस निकालना है। ठीक है, मैंने केले खरीदे और केले की प्राइस निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, मान लो मेरे को 20 केले खरीदना है और एक केला 5 रुपए का है, 20 केले खरीदना है, एक केला 5 रुपए का है, तो टोटल रुपए कितने हो गए, तो 20 × 5 100, तो 100 रुपए के टोटल केले हो गए। तो यहाँ पर दो चीजें मैटर करी, एक तो ये मैटर करी कि नंबर ऑफ केले कितने हैं, नंबर ऑफ बनानास कितने हैं, ठीक है, केलों की संख्या कितनी है, और एक केला कितने का है। दो चीजें हो गई, एक तो केले कितने सारे केले हैं और एक केला कितने का है, तो दो चीजें मैटर कर रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वही चीज होगी, सेम वही चीज होगी। तो Q जो निकलेगा ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, n। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, मैं बता देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो फिक्स होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। कितना आवेश होता है, मतलब ये इसकी पावर समझ लो उसको। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना पावर होती है, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम।
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो टोटल चार्ज कैसे निकल जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने इसके ऊपर चार्ज है, कितना इसके ऊपर चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इसको ई से दिखा देते हैं, इस चीज को किससे दिखा दूंगा मैं, ई से दिखा दूंगा। बात समझ में आई, कैसे निकलेगा टोटल चार्ज, क्यू बराबर एन इंटू ई, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। जैसे कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल के तौर पर बताऊं, मान लो मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 100 इलेक्ट्रॉन है, तो इन पर चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा। ठीक है, क्योंकि इसका मान तो फिक्स रहता है। तो मान लो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 100 इलेक्ट्रॉन है, तो n की संख्या कितनी है 100 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज मतलब Q की वैल्यू निकालेंगे टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या जाएगा 100 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दो जीरो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से दो कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा Q बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। बात समझ में आई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि टोटल चार्ज कितना आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम, इसका आंसर आ जाएगा। तो टोटल चार्ज समझ में आया, टोटल चार्ज निकालते कैसे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, तो यहाँ पर n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, और E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश फिक्स होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फिक्स है, ये डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये फिक्स है, याद कर लेना इसको। ठीक है, ये आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पर, आवेश तो पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब बात करते हैं विद्युत धारा की, मतलब करंट की। तो करंट कैसे फ्लो होता है, करंट कैसे बहता है तार में से। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं विद्युत धारा को। विद्युत धारा क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, करंट। इसको दिखाते किससे हैं, इसको दिखाते हैं कैपिटल आई से, कैपिटल आई से इसको निरूपित किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब विद्युत धारा होती क्या है, करंट होता क्या है, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये करंट डिपेंड करता है चार्ज पर, आवेश पर, मतलब कि कितने आवेश बह रहे हैं, कितने आवेश फ्लो हो रहे हैं, कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आवेशों के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर, दर का मतलब होता है समय। ठीक है, फ्लो ऑफ, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस, या फिर कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, कितने समय में कितने चार्ज हमारे फ्लो हो रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। आवेशों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। तो यहाँ पर एक चीज, अब आवेश प्रवाह हो रहा है ना, आवेश बह रहे हैं, और कितने समय में बह रहे हैं, दर का मतलब समय, कितने समय में आवेश बह रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा आई, आई क्या होता है, करंट, करंट का क्या फॉर्मूला बनेगा कि आवेशों के प्रवाह की दर, आवेश को किससे लिखते हैं क्यू से, और दर का मतलब समय, तो क्यू अपॉन टी। तो ये बन गया फॉर्मूला। आई को कहते हैं विद्युत धारा, क्यू का मतलब होता है आवेश, आवेश का मतलब चार्ज। ठीक है, और जो टी का मतलब होता है समय, मतलब टाइम, और जो आई होता है वो होता है विद्युत धारा, मतलब करंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है
डायरेक्टली पूछा गया था शायद एक बार एमपीपीएससी में। तो जो करंट होता है वो क्या होता है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, आवेशों की प्रवाह की दर को ही करंट कहा जाता है, ठीक है, विद्युत धारा कहा जाता है। तो इसका ये हो गया। अगर मैं SI मात्रक की बात करूं, SI मात्रक क्या होता है इसका, SI मात्रक इसको किसमें नापते हैं, इसका SI मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, हिंदी में भी एम्पियर कहते हैं इसको, कैपिटल ए से निरूपित किया जाता है, कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर को, ठीक है। अब एम्पियर की बात आ रही है तो ऐसा भी तो आपने सुना होगा, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, तो ये होते क्या है, तो एक एम्पियर में, चलो एक की बात करते हैं, अगर एक मिली एम्पियर की बात करूं, मिली एम्पियर, तो एक मिली एम्पियर में 10 की घात माइनस के 3 एम्पियर होते हैं। अगर मैं बात करूं एक माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का साइन होता है ये, ठीक है, एक माइक्रो एम्पियर में कितने, 10 की घात माइनस 6 एम्पियर होते हैं। अगर मैं बात करूं एक नैनो एम्पियर, तो 10 की घात माइनस 9 एम्पियर होते हैं। फिर ऐसे और चले जाते हैं, पिको एम्पियर, ठीक है, तो इतने ही बहुत है। मिली एम्पियर में 10 की घात माइनस 3 एम्पियर होते हैं और माइक्रो एम्पियर में 10 की घात माइनस 6 एम्पियर होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर। अगर तो एक चीज और, इसी के हिसाब से बात करें, इसी के हिसाब से हम बात करें तो इसका एक और क्या बन जाता है, जैसे कि मैं विद्युत धारा की बात करूं, विद्युत धारा इसको किस में नापते हैं, एम्पियर में। तो एक एम्पियर में यहाँ लिखता हूं, एम्पियर में। आवेश है, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ पर एक कूलाम, एक कूलाम बटे टी का क्या होगा, सेकंड, सेकंड में नापते हैं इसको, तो एक सेकंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि कूलाम प्रति सेकंड भी इसकी इकाई हो सकती है, हो सकती है क्या, होती ही है। या तो कूलाम बोल सकते हो, अगर ऑप्शन में ये भी दे दिया ना कि एक एम्पियर का मतलब क्या है, तो कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। तो एक कूलाम प्रति सेकंड को ही एम्पियर बोला जाता है। अब कूलाम प्रति सेकंड ना बोलते हुए इसको डायरेक्टली एम्पियर हम बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं इसका। अगर और बात करें, जैसे कि इसको करंट को नापने के लिए कुछ ना कुछ एपरेटस होगा, कुछ ना कुछ एक यंत्र होगा जिसको नापा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर या फिर मोबाइल की शॉप पर आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटा सा मीटर रखा रहता है इतना बड़ा, उसमें से 2 वायर निकलते हैं, एक रेड और एक ब्लैक, ठीक है, लाल और काला। तो उसमें से चेक करते हैं वो कि कितना करंट आ रहा है, करंट वोल्टेज सब वो बता देता है। तो उसको बोलते क्या है, करंट वाले को नाप, केवल करंट वाले को नापने का जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर। एमीटर के द्वारा ही करंट को नापा जाता है, एमीटर के द्वारा ही करंट को नापा जाता है। तो एमीटर लगाते कैसे हैं, एमीटर किसी सर्किट में लगाते कैसे, सर्किट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे घर में एक बिजली जो है, तो इसमें पूरे में सर्किट बने हुए हैं। अगर बीच में से कोई कट हो गया तो मतलब पूरी लाइट चली गई, मेन लाइन से कट हो गया तो पूरी लाइट चली गई, ऐसा होता है ना। तो जैसे कि मान लो कि घर का एक स्विच है, एक बटन है, वो पंखे से कनेक्टेड है, तो यहाँ से लेके पंखे तक कोई ना कोई वायर गया होगा, एक सर्किट बना होगा। अगर बीच में से वायर काट देंगे तो क्या होगा, पंखा नहीं चलेगा। तो एक सर्किट पूरा क्लोज्ड लूप होता है, मतलब एक बंद परिपथ होता है। सर्किट क्या होता है, पूरा एक बंद परिपथ होता है। तो सर्किट का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, बल्ब को ऐसे बना देता हूं मैं, फिर ठीक है, यहाँ पर मान लो एक पंखा लगा हुआ है, ठीक है, फैन लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मान लो और कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, वैसे पैरेलल में होते हैं सब। और यहाँ पर मान लो कोई एसी लगी हुई है, ठीक है, एसी लगी हुई है, और यहाँ पे जो मेन लाइट है, यहाँ पे कोई करंट आ रहा है या बैटरी लगी हुई है 50 वोल्ट की, ठीक है, 50 वोल्ट की, और मान लो 50 की एसी चलेगा नहीं, मान लो 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट आता है घर में, तो 220 वोल्ट का कोई सप्लाई आई है, इसको बैटरी है, बैटरी दिखाते हैं इसको, ठीक है। ये एसी लगी है, बल्ब लगा है, और ये क्या लगा है, फैन लगा है। तो ये क्या हो गया, सर्किट हो गया।
एक सर्किट हो गया, देखो चारों तरफ से बंद है, ये मैं सोच रहा हूँ ये तो बैटरी है, बैटरी का साइन यही होता है, तो ये चार तरफ से बंद है। अगर मैं मान लो इसमें यहाँ से वायर काट दूं, यहाँ से मैं वायर काट दूं, तो क्या होगा, करंट इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है, बीच में से सर्किट टूट गया, तो मतलब इसके अंदर बाहर करंट नहीं जा पाएगा, तो ये क्या हो गया, सर्किट फेल हो गया। तो सर्किट में ही हम एमीटर लगाते हैं, और एमीटर लगाते कैसे हैं, किसी सर्किट का करंट को नापने के लिए उसको सीरीज में लगाते हैं। अब सीरीज और पैरेलल मैं बताऊंगा, अभी आगे चल के आएगा सीरीज पैरेलल क्या होता है, चलो बता ही देता हूँ। तो सीरीज का मतलब होता है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में मतलब कि तार है, तार के बिल्कुल सीध में ही कोई चीज बल्ब लगी है, मान लो फैन लगा है, ठीक है, तो ये सीरीज क्रम में लगे, मतलब श्रेणी क्रम में लगे, एक ही तार में लगातार लगे हैं, उसको श्रेणी क्रम बोलते हैं, मतलब सीरीज में। तो एमीटर होता है वो सीरीज में ही लगाया जाता है, एमीटर सीरीज में ही लगाया जाता है। मैं इसको बताऊंगा आगे, एक थोड़ा सा आएगा उसमें से बता दूंगा, यहाँ पे सुन लेना कि एमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में सर्किट में लगाया जाता है, मतलब सीरीज में, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत धारा की बात, ठीक है। और एमीटर का जो साइन बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, ठीक है, कैपिटल ए लिख देते हैं अंदर, इधर प्लस इधर माइनस, तो ये एमीटर का साइन होता है, ठीक है। बताऊंगा ये सर्किट बनाऊंगा लास्ट में जाके, उसमें पूरी चीजें कवर हो जाएंगी, उसमें ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है। तो ये एमीटर का हो गया। अगर मैं और बात करूं इसके बाद विभवांतर, ठीक है, विभवांतर को बहुत क्या क्या बोलते हैं, देखो विभवांतर आप शायद पहली बार सुन रहे होगे, तो विभवांतर का मतलब होता है वोल्टेज, इसको इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और इसी को ही वोल्टेज कहा जाता है। अब वोल्टेज तो सब जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस शायद नहीं सुना हो, विभवांतर नहीं सुना, लेकिन वोल्टेज सभी ने सुना होगा। तो वोल्टेज होता क्या है, वोल्टेज होता क्या है, तो वोल्टेज का मतलब होता है एक आवेश होता है, मान लो एक आवेश है ये, ठीक है, एक आवेश है ये, इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसको ही वोल्टेज कहते हैं, उसको ही विभवांतर कहते हैं, उसको ही पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। बात समझ में आई कि एक आवेश है, आवेश कौन सा होगा, मान लो ऋणात्मक है, नेगेटिव आयन है, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, कोई आवेश है नेगेटिव वाला है, तो ये आवेश है, एक आवेश को एक बिंदु से मान लो मेरे को यहाँ तक ले जाना है, तो यहाँ तक ले जाने में कुछ ना कुछ उसको काम करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक ले जाने में उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसको कहते हैं विभवांतर, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, उसको कहते हैं वोल्टेज, ठीक है। अब कैसे समझ में आएगा, जैसे कि आपके घर में बैटरी तो आपने देखी होंगी, बैटरी, तो बैटरी में वोल्टेज होता है, बैटरी में क्या होता है, वोल्टेज होता है, जितना ज्यादा उसमें चार्ज भरे होंगे तो उतने ज्यादा वोल्टेज होगा। आपने देखा 50 वोल्ट की बैटरी, 100 वोल्ट की बैटरी, और जितना ज्यादा वोल्ट होगा उतने ज्यादा करंट निकलेगा, बताऊंगा ये वाली बात को न बोली थी। तो ये होता है विभवांतर, इसको निरूपित किससे करते हैं, तो सुन लेना, ज्यादा डेफिनेशन तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं वन वर्ड में इसको बता देता हूँ। तो एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसको विभवांतर कहा जाता है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, उसको ही क्या कहा जाता है, वोल्टेज कहा जाता है। इंग्लिश में बात करें तो एक नेगेटिव चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, मतलब वोल्टेज कहा जाता है। इसको दिखाते कैसे हैं, कौन से सिंबल से इसको निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको दिखाते हैं कैपिटल वी से, वोल्टेज है तो कैपिटल वी से इसको दिखाते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला था, याद रखना, एक आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो काम करना पड़ रहा है, काम भी आ गया और इसमें आवेश भी आ गया, दो चीजें हमारी आ गई, विभवांतर में दो चीजें आ गई, एक काम और एक आवेश, मतलब वर्क और चार्ज। तो ये वर्क और चार्ज पे ही डिपेंड करता है, तो जो वोल्टेज होगा हमारा वो किस पे डिपेंड करेगा, वर्क अपॉन चार्ज, कार्य कितना काम करना पड़ रहा है वो, और चार्ज कितने चार्ज है, तो यही क्या हो गया, बी का फॉर्मूला हो गया, वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। डब्ल्यू क्या है यहाँ पर, वर्क मतलब कार्य, कितना कार्य करना पड़ता है, और क्यू क्या है, चार्ज मतलब आवेश,
और V क्या है हमारा, विभवांतर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज कह सकते हो। इसका SI मात्रक क्या होगा, सब लोग जानते हैं, वोल्टेज होता है उसको किसमें नापते हैं, वोल्ट में तो नापते हैं, तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट, जिसको V से दिखाते हैं, इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। इसको जैसे कि अभी एमीटर का बताया था, एमीटर का क्या था, एक गोला बनाया, इसमें ये लिख दिया, एमीटर का साइन हो गया। तो एमीटर से करंट को नापते हैं, और ऐसे ही वोल्टेज को जो नापा जाता है वो वोल्ट मीटर से नापा जाता है, किससे, वोल्ट मीटर से। तो यहाँ पर विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की बात करूं तो इनको किससे नापा जाता है, वोल्ट मीटर से नापा जाता है। और इसको दिखाते ऐसे हैं, बस बिल्कुल ऐसे ही एमीटर की तरह ही, इसमें भी लगा देंगे बस। ठीक है, इसमें भी लगा देंगे। इसको सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, मतलब सीरीज में। और इसको सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल में, मतलब समांतर क्रम में। समांतर क्रम, समांतर क्रम बोलो या पार्श्व क्रम बोलो, पार्श्व क्रम। ठीक है, मतलब पैरेलल में, इसको सीरीज में। बात समझ में आई। एमीटर को किसी सर्किट के अंदर सीरीज में जोड़ा जाता है, एक ही तार में। एक ही तार का मतलब क्या, एक ही तार में जोड़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब सीरीज है, मतलब श्रेणी क्रम में है। और पैरेलल क्रम का मतलब होता है, समांतर क्रम का मतलब है कि अलग अलग तार में, अलग अलग तार में, एक तार ऊपर चल रहा है, नीचे दूसरे तार में हम किसी मीटर को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा समांतर क्रम। ठीक है, अगर और आगे बात करें इसकी, सेल क्या होता है, सेल। ठीक है, सेल क्या होता है, तो ये एक सरल युक्ति है, युक्ति मतलब एक ऐसी चीज है जो कि विभवांतर को बनाए रखता है, मतलब वोल्टेज को बनाए रखता है। जैसे कि आपने सेल देखे होंगे, कोई सा भी सेल की बात करें, घड़ी वाले सेल की भी बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वोल्टेज को बना के रखता है। ठीक है, लगभग 3 वोल्ट का सेल होता है, कोई 5 वोल्ट की बैटरी भी होती है। वो बैटरी और सेल में अंतर मैं बता दूंगा, छोटा सा अंतर है। तो देखो, सेल का मतलब क्या होता है, यहाँ सेल, ठीक है, इंग्लिश में भी सेल ही कहते हैं। सेल का मतलब क्या होता है, तो सेल यहाँ पर दिखाता है कि कितना वोल्टेज इसके अंदर है, तो ये वोल्टेज को बना के रखता है, विभवांतर को स्टोर करके रखता है। क्या करता है ये, स्टोर वोल्टेज, स्टोर वोल्टेज, मतलब क्या स्टोर करके रखता है, ये विभवांतर को स्टोर करके रखता है। समझ में आ गया, ज्यादा कुछ नहीं है, वन वर्ड में बता रहा हूँ कि ये विभवांतर को बनाए रखता है, उसको स्टोर करके रखता है। अगर मैं बैटरी की बात करूं, यहाँ पर बैटरी क्या होती है, ठीक है, बैटरी, बैटरी और सेल में अंतर क्या होता है, छोटा सा अंतर है, बहुत सारे सेलों से मिलके ही बैटरी बनती है। मान लो इस सेल को तुम दिखाते हैं, हम दिखाते हैं इससे, ये सेल है ये, और सेल के अंदर आपने देखा होगा एक प्लस होता है, एक माइनस का चार्ज होता है, तो बड़ा वाला प्लस का होता है, छोटा वाला माइनस का होता है, तो ये क्या हो गया, सेल का साइन हो गया। तो बैटरी का क्या होगा, देखो, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, मान लो 10 वोल्ट का सेल था, तो चार सेल मिलके कितना हो गया, 40 वोल्ट का, तो 40 वोल्ट की इसको बैटरी बोल देंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर इज कॉल्ड बैटरी। तो जो सेलों का संयोजन जो होता है उसको बैटरी कहा जाता है, जो माइनस, इधर माइनस होता है छोटा वाला, और बड़ा वाला प्लस होता है। बात समझ में आई। तो ये होगी बैटरी की बात। और यहाँ पर करंट की बात करें, तो करंट निकलता किधर से है, जैसे कि मैं बात करूं करंट, ठीक है, किसी बैटरी में से करंट किधर की तरफ से निकलता है, प्लस की तरफ से निकलता है या माइनस की तरफ से निकलता है। जैसे कि मान लो एक तार है, इस तार में एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, चार सेल है, तो मान लो 40 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है। अब इस तार में जो करंट निकलेगा, क्या इधर से निकलेगा या फिर इधर से निकलेगा। ठीक है, तो बता दूं, हमेशा जो करंट निकलता है वो प्लस की तरफ से निकलता है, किधर से निकलता है, प्लस की तरफ से निकलता है। ठीक है, करंट हमेशा प्लस की तरफ से निकालते हैं। तो विद्युत धारा हमेशा किधर निकलती है, उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, किधर से, ये प्लस है ये माइनस है, तो करंट निकलेगा हमारा प्लस की तरफ से, मतलब उच्च विभवांतर से, हाई वोल्टेज से लेकर लो वोल्टेज की तरफ क्या जाता है, करंट जाता है। ठीक है, हमेशा मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में थोड़ा अलग है, उसका कंसेप्ट अभी रहने दो। तो यहाँ पर
प्लस से किधर जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, मतलब उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ जाता है। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ हमारा करंट प्रवाहित होता है। तो इधर की साइड से करंट निकलता है हमेशा प्लस की तरफ से, ठीक है, माइनस की तरफ से नहीं निकलता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए। अगर मैं इनमें कुछ बात करूं, चलो बाद में देखेंगे कुछ निशान है कैसे क्या बनेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, स्टार मान लेना इसको, ओम का नियम। ओम का नियम मतलब ओम्स लॉ। एक ओम थे साइंटिस्ट, ठीक है, ओम, उन्होंने एक नियम दिया था इसी को लेकर। क्या नियम दिया था, तो उन्होंने बोला था किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, या कोई धातु की तार होगी। अच्छा यहाँ पे एक चीज और थोड़ा क्लियर करता हूँ कि जैसे कि एक चालक होता है, ठीक है, जिसको कंडक्टर कहते हैं, एक कोई चालक होता है जिसको इंसुलेटर कहते हैं। आपने सुने होंगे चालक, कुचालक, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो चालक वो चीज होती है, मतलब कंडक्टर वो चीज होती है जिसमें से करंट फ्लो हो जाए, करंट हमारा बहने लगे। जैसे कि बात करें लोहा, ठीक है, लोहे की बात करें, चांदी की बात करें, सोने की बात करें, पानी में भी करंट आ जाता है। तो जिन इनमें से करंट जो बहने लगता है उसको बोलते हैं कंडक्टर, मतलब चालक, ठीक है। और जिनमें से करंट ना बह रहा हो, जैसे कागज, लकड़ी, रबर, इनमें से करंट नहीं बहता तो उसको बोल देंगे इंसुलेटर, ठीक है। इनमें करंट नहीं आता तो कुचालक होगा, इंसुलेटर होगा, इसमें करंट आ जाता तो चालक हो गए, कंडक्टर हो गए। और बात करूं सबसे ज्यादा करंट किसमें से फ्लो होता है, सबसे ज्यादा करंट फ्लो मतलब सबसे ज्यादा करंट कौन सी धातु ऐसी होती है जिसमें सबसे ज्यादा करंट आता है, तो वो होती है सिल्वर, मतलब चांदी। चांदी में सबसे ज्यादा करंट आता है, चांदी में ही सबसे ज्यादा करंट आता है। और उसके बाद आता है तांबे में, मतलब कॉपर। अब चांदी के तार तो हम यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि महंगा ही इतना है, तो इसलिए हम कॉपर के वायर यूज करते हैं, ठीक है। कॉपर में, चांदी के बाद कॉपर में करंट आता है, चांदी के बाद कॉपर में करंट आता है। तो चांदी में सबसे ज्यादा करंट आता है, बस ये याद रख लेना, चांदी में सबसे ज्यादा करंट आता है, उसके बाद आता है कॉपर में, ठीक है। तो ये हो गया चालक, कुछ चालक समझ में आ गया, कंडक्टर, इंसुलेटर। तो यहाँ पर ओम ने क्या बोला था, किसी विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ मतलब कोई सर्किट है, कोई सर्किट है, जैसे घरों में की बात करें या फिर मैं यहाँ पे वैसे बना रहा था, वो कोई सर्किट है। तो सर्किट में धातु के जो तार होते हैं, ठीक है, धातु के तार, ठीक है, उनके दोनों सिरों पर जो विभवांतर होगा, ठीक है, वो किसके समानुपाती होगा, विद्युत धारा के समानुपाती होगा। तो साफ साफ भाषा में हम बात करें, जो वोल्टेज होगा वो किसके समानुपाती होगा, करंट के समानुपाती होगा। विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा, मतलब प्रोपोर्शनल होगा। इंग्लिश में बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू द करंट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस करंट के प्रोपोर्शनल होगा। अब कैसे होगा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। जिस चीज का वोल्टेज ज्यादा होता है, जिस बैटरी का वोल्टेज ज्यादा होता है, उसमें से करंट भी ज्यादा निकलता है। जैसे कि मैं घड़ी के साइन की बात करूं तो 3 वोल्ट का होता है, तो अपन तो हाथ में भी ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीप पर भी लगा लेते हैं, तब जाकर थोड़ा सा एहसास होता है। तो इसमें से करंट कम निकल रहा है। अगर मैं बात करूं, मेरे पास 500 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, इन्वर्टर की मान लो बैटरी है, तो इन्वर्टर की बैटरी में तो करंट ज्यादा होगा, ठीक है, करंट भी लग जाता है उससे, तो इन्वर्टर की बैटरी में करंट ज्यादा निकलता है। जैसे कि सेल से क्या हम एक पंखा चला सकते हैं, घड़ी वाले सेल से नहीं चला सकते, क्योंकि उसमें करंट ही कम निकल रहा है। और बड़ी बैटरी आती है, जैसे इन्वर्टर की बैटरी आती है, उससे क्या पंखा, बहुत सारी चीजें चल जाती हैं। तो जितनी ज्यादा बड़ी बैटरी होगी, जितनी ज्यादा वोल्टेज की बैटरी होगी, उतना ही करंट हमारा निकलेगा। और ये वाली बात बोली थी किसने, ओम दादा ने, मतलब ओम ने, ठीक है, ओम ने ये वाली बात बोली थी कि वोल्टेज किसके समानुपाती होता है, करंट के समानुपाती होता है, वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज्यादा करंट निकलेगा, या फिर ऐसे कह सकते हो कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा वोल्टेज होगा। तो ये वाली बात किसने बोली थी, ओम ने बोली थी। बात समझ में आई, ठीक है। अगर देखो इसका एक ग्राफ के तौर पे बताऊं, तो ग्राफ मान लो ये बना रहा हूं, इधर करंट है आई, इधर की साइड है, और ऊपर की साइड जा रहा है वोल्टेज,
ठीक है। तो ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ऐसे चलता जाएगा। इसका मतलब क्या है, वोल्टेज समानुपाती आई। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज देखो ऊपर भी जाता जा रहा है, ये वही लाइन ऊपर भी जा रही है, देखो ऊपर जा रही है, यहाँ तक पहुंच गई यहाँ से, तो वोल्टेज भी बढ़ रहा है और ये आगे भी जाते जा रही है। इसका मतलब क्या है, आगे जाते जा रही है तो इसका करंट भी बढ़ रहा है। तो वोल्टेज किसके समानुपाती हो गया, करंट के समानुपाती हो गया, विद्युत धारा के समानुपाती हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जो वाली बात बोल दी थी ओम ने। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो इसको थोड़ा सा ड्राइव करते हैं। तो जब भी मैथमेटिक्स के अंदर, जब भी गणित के अंदर जब समानुपाती का साइन होता है तो उसको हटा के क्या लगा देते हैं, बराबर लगा देते हैं। और इसकी जगह पे एक कांस्टेंट लगाते हैं, एक स्थिरांक लगाते हैं, वो लगा देते हैं आर। ठीक है, आर लगा देते हैं। और आई ऐसा की ऐसा, इसको अगर सीधा करके लिखो तो क्या है, बी बराबर आई आर। तो v इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, ये v का अलग फॉर्मूला है। ये v का फॉर्मूला क्या था, v बराबर w अपॉन क्यू, वर्ग अपॉन चार्ज। तो ये v का अलग फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज है वो करंट के समानुपाती होगा। अब r क्या आ गया यहाँ पे, r एक स्थिरांक आ गया। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोधक कह सकते हो, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोधक बोलेंगे, एक रेजिस्टेंस बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर V इक्वल टू आई आर हो गया। अब R क्या है, R को समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रतिरोधक होता है, एक रेजिस्टेंस होता है जो कि करंट को थोड़ा रोक के रखता है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक 50 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, वोल्टेज ज्यादा है थोड़ा, और मेरे को एक एलईडी बल्ब जलाना है, छोटा वाला एक बल्ब मेरे को जलाना है। ठीक है, छोटा सा जो आता है झल्लर वाला बल्ब, छोटा सा बल्ब मेरे को जलाना है। अगर मैं वो 50 वोल्ट की बैटरी उस बल्ब में लगाऊंगा तो क्या होगा, बल्ब फूक जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, तुरंत फूक जाएगा, क्योंकि उसको इतना ज्यादा करंट ही नहीं चाहिए, उसको तो कम करंट चाहिए था। तो क्या करेंगे, उसमें एक प्रतिरोधक लगा देंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, उसमें एक प्रतिरोधक लगा देंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ प्रतिरोधक होता कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो आप जो स्क्रीन पर सामने देख रहे होंगे छोटे छोटे जो रजिस्टर्स हैं, इसको रजिस्टर्स बोलते हैं, प्रतिरोधक बोलते हैं। आपने किसी सर्किट में देखे होंगे, जैसे रिमोट होता है टीवी का, उसकी जो प्लेट होती है उस पर भी छोटे छोटे रजिस्टर लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये करंट को रोकते हैं। तो प्रतिरोधक जो होता है, रेजिस्टेंस जो रजिस्टर जो होता है, वो क्या काम करता है, यह चालक का वह गुण है, मतलब कंडक्टिव की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है, जो फ्लो होने वाला जो करंट होता है, उसका क्या करता है, विरोध करता है, मतलब उसको रोकता है। तो जैसे कि मैं बात करूं, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मान लो मेरे पास 50 वोल्ट की बैटरी है और मेरे को छोटा सा बल्ब जलाना है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें बीच में सर्किट में एक रजिस्टर लगा दूंगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होगे अलग अलग कलर के हैं, वो कलर का भी एक पंगा होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो भी अभी थोड़ा सा बताऊंगा। तो कलर ये रजिस्टर में लगा दूंगा। अब वो कितनी वैल्यू का लगाऊंगा वो मैं अभी बताऊंगा, उसका कैसा क्या लगता है। तो एक लगा दूंगा बीच में। अब जितना करंट उस बल्ब को, छोटी सी एलईडी को चाहिए होगा ना, उतना करंट ये फ्लो हो जाएगा और बाकी का जो करंट इसमें से निकल रहा होगा वो वहीं रुक जाएगा। तो जिससे क्या हो गया, मैं उस 50 वोल्ट की बैटरी से भी छोटा सा बल्ब जला सकता हूँ। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमारे घर में या फिर हर सर्किट में अलग अलग करंट के कोई चीजें होती हैं। जैसे कि कोई चीज ऐसी होती है जिसको कम करंट चाहिए, कोई ऐसे होते हैं जिसको ज्यादा करंट चाहिए। तो अलग अलग बैटरी तो हम लगा नहीं सकते कि इसके लिए एक अलग बैटरी लगा दी, उसके लिए अलग बैटरी लगा दी, बैटरी तो एक ही होती है। तो क्या करते हैं, सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक रजिस्टर लगा देते हैं, जितना करंट इसको चाहिए उतना ही करंट जाने देगा, बाकी का रोक लेगा। हर चीज में रजिस्टर लगा देते हैं, बहुत सस्ते आते हैं। ठीक है, एक एक रुपए में ये आराम से मिल जाते हैं, तो बहुत सस्ते आते हैं। तो इसको खरीदना ज्यादा सही रहेगा ना, क्योंकि बैटरी पूरी बैटरी लेके आए उससे अच्छा। तो ये विद्युत धारा को रोकने का काम करते हैं। अब हर चीज में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ये तो एक बनाया हुआ है। तो जैसे कि वैसे भी बात करूं, रेजिस्टेंस का मतलब वो होता है, जैसे कि तार भी होगा ना, एक तार, तो इसमें भी रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बात की थी सिल्वर में सबसे ज्यादा करंट आता है, इसका मतलब ये है कि उसमें प्रतिरोधक क्षमता कम है, उसमें रेजिस्टेंस की पावर कम है, इसलिए ज्यादा करंट उसमें से फ्लो हो जाता है, ज्यादा करंट उसमें से आ जाता है। अगर मैं बात करूं रबर, ठीक है, रबर में तो करंट ही नहीं आता, इसका मतलब ये है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, और लोहे की बात करूं
तो लोहे में भी सिल्वर की अपेक्षा, जो चांदी की अपेक्षा या तांबे की अपेक्षा कम करंट आता है, तो इसका मतलब यह है कि लोहे में भी प्रतिरोधक ज्यादा होगा। ठीक है, लोहे में भी उनकी अपेक्षा तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल लूं, जैसे कि आपने ट्रेन की पटरी तो देखी है। ठीक है, अगर मैं ट्रेन की पटरी में करंट दूंगा, क्या दिल्ली वो ट्रेन की पटरी जा रही होगी तो दिल्ली तक करंट आएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसमें भी प्रतिरोधक होता है, उसमें भी प्रतिरोधक क्षमता होती है। ठीक है, करंट को रोकने की, थोड़ी दूर तक जाएगा। और वैसे भी ट्रेन की पटरी में बीच बीच में क्या लगे रहते हैं, थोड़े रेजिस्टेंस, थोड़ा कटी होती है, तो आगे करंट को कोई पास नहीं करेगा, तो वो वाला कंसेप्ट उसमें अलग होता है। तो बस इतना याद रखना है, ये रेजिस्टेंस जो प्रतिरोधक होता है वो करंट को रोकने का काम करता है। जितना करंट की जरूरत होती है उतना ही करंट आगे जाने देता है, बाकी का ये रोक के रखता है। अब इसकी जो रेजिस्टेंस होती है, जो प्रतिरोधक होता है, इसको मैं डाल देता हूँ, प्रतिरोधक की बात करते हैं। आर, प्रतिरोधक को क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया गया है? ओम के द्वारा दिया गया है, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध मतलब रजिस्टर, रजिस्टर की बात करें या रेजिस्टेंस की भी बात करें, ये बात एक ही है। ये क्या होता है? विद्युत धारा को रोकने का काम करता है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक किसने दिया था इसको? ओम ने दिया था। तो उन्होंने अपने नाम पर ही इसकी यूनिट रख दी, इसका मात्रक रख दिया कि ओम। ठीक है, ओम। ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं और इसका सिंबल बताता हूँ। ठीक है, ओम। ठीक है, और इसका एक सिंबल होता है, इसको निरूपित कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ऐसा कुछ साइन होता है। ठीक है, उल्टा यू बना देना। ठीक है, थोड़ा इधर उधर उल्टा यू, ये होता है ओम का साइन, ये होता है ओम का साइन होता है। ये धारा को नियंत्रित करता है, रोकने का काम करता है। ठीक है, अब अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस हो सकते हैं, इसको नापते किसमें? ओम में नापते हैं। ठीक है, अगर मैंने बोला कि मेरे पास 50 वोल्ट की बैटरी है, 50 वोल्ट की बैटरी है, और एक एलईडी बल्ब है जिसको करंट चाहिए, कितना करंट चाहिए? मान लो बस 2 एम्पियर करंट चाहिए। कितना करंट चाहिए? मान लो 2 एम्पियर करंट चाहिए। कितना करंट चाहिए? 2 एम्पियर करंट चाहिए। और वोल्ट बैटरी है मेरे पास 50 की। तो ये निकलेगा कैसे? ये निकलेगा कैसे कि कितने ओम का मैं रेजिस्टेंस इसमें लगाऊं, कितने ओम का प्रतिरोधक में इसमें लगाऊं कि मेरा काम हो जाए। जैसे कि हमने ओम का नियम से एक फॉर्मूला निकाला था, क्या था? V इक्वल्स टू आई आर। क्या था? V इक्वल्स टू आई आर। अब वोल्टेज हमें पता है कि कितने वोल्ट की बैटरी हमारे पास है, 50 वोल्ट की बैटरी हमारे पास है। आई कितना करंट चाहिए उस बल्ब को? तो मान लो 2 एम्पियर करंट चाहिए। आर की वैल्यू निकालना है, ये तो निकालना है आर की वैल्यू। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 50/2 मतलब 25 ओम। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं कोई सर्किट बनाऊंगा तो उसमें 25 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा, जिससे क्या होगा? 50 वोल्ट की बैटरी पर भी मेरा जो छोटा सा एलईडी का बल्ब है वो जल जाएगा, आराम से जल जाएगा, कोई फूकेगा भी नहीं। ठीक है, जलता रहेगा। बात समझ में आई? अब देखो, ये फिक्स रहती है वाली वैल्यू, जो मार्केट में मिलती है ना, ये फिक्स रहती हैं। कोई किलो ओम से भी मिलती है। किलो ओम का मतलब क्या है? 1 किलो ओम, 1 किलो ओम का मतलब होता है 1000 ओम। ठीक है, 1 किलो ओम का 1000 ओम। 1 मेगा ओम का मतलब 10 की घात 6 ओम। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि 10 लाख ओम। तो ऐसे ओम की वैल्यू के फिक्स रहते हैं, ये रजिस्टर ये फिक्स रहते हैं, बाजार में मिल जाते हैं कि 25 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए या 500 ओम का चाहिए, ये फिक्स चाहिए। फिक्स, इस पर लिखा नहीं होता है कि ये 50 ओम का, ये 25 ओम का है। इसको पहचाना जाता है कलर से। इसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसमें 4 लाइनें बनी हुई हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, अलग अलग कलर की। जैसे कि उधर से राइट में पहला देखें तो पीला, बैगनी कलर, ऑरेंज कलर, और नीचे गोल्डन सा कलर है, सिल्वर सा कलर है। तो और दूसरे वाले में देखो थोड़ा कलर चेंज हो गया, तीसरे वाले में और कलर चेंज हो गए हैं। तो कलर से ही इनकी पहचान होती है, इसको बोलते हैं कलर कोडिंग। कलर कोडिंग, तो कलर से ही हमें पता लगता है कि ये कौन से कितने ओम का रेजिस्टेंस है। तो सामने दुकान वाले को तो पता होता है, ठीक है, लेकिन उसको कलर कोडिंग बाई चांस नहीं पता हो। ठीक है, तो कलर कोडिंग जो इंजीनियर बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कलर कोडिंग क्या होती है। उनको पता होता है कि अगर ये कलर होंगे रेजिस्टेंस के ऊपर तो इसका मतलब ये है कि इतने ओम का ये रेजिस्टेंस है, ये कलर होगा तो इतने ओम का रेजिस्टेंस है। आराम से ले आके सर्किट में लगा देते हैं, अपना काम हो जाता है।
तो ये रेजिस्टेंस जो होते हैं, रजिस्टर जो होते हैं, वो करंट को रोकने का काम करते हैं, उसका विरोध करते हैं। ठीक है, जितना करंट की जरूरत होती है उतना करंट ये पास होने देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। और इसकी जो इकाई होती है वो होती है ओम। ये मैंने निकालना भी बता दिया। ठीक, कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक न्यूमेरिकल और बताऊं, अगर मान लो मेरे पास 100 वोल्ट की बैटरी है, मान लो कितने वोल्ट की बैटरी है, 100 वोल्ट की, और मेरे पास कोई एक चीज है, ठीक है, कोई एपरेटस है, कोई अप्लायंसेस है, जिसको कितने मतलब ऐसे कह सकते हो कि 100 वोल्ट की बैटरी है, और मेरे पास एक रेजिस्टेंस रखा हुआ है, एक रजिस्टर रखा हुआ है, वो है 500 ओम का। चलो, ये कितने का है, 500 ओम का रेजिस्टेंस रखा हुआ है और 100 वोल्ट की बैटरी है। तो मेरे को कितना करंट इसमें देना पड़ेगा, तो कितना करंट निकलेगा, मतलब कह सकते हो करंट निकालना है तो V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। V की वैल्यू रख दो 100, I की वैल्यू निकालना है, R की वैल्यू कितनी होती है 500, तो I बराबर कितना हो गया 100 बटे 500। जब इसको 2 से 2 जीरो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर। तो कितना करंट निकलेगा, मात्र 0.2 एम्पियर करंट निकलेगा। ठीक है, ये हो गया। और हर चीज में प्रतिरोधक होता है, हर चीज में, ठीक है, याद रखना। चांदी में भी प्रतिरोधक बाय डिफॉल्ट होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो होता है। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर से बताता हूँ कि मान लो मेरे पास एक तार है कॉपर का, और वो तार है मान लो 100 किलोमीटर लंबा। मान लो कितना, 100 किलोमीटर लंबा तार है। अगर मैं एक छोर पर करंट दे रहा हूं, क्या मुझे दूसरे छोर पर करंट मिलेगा, कुछ नहीं कह सकते, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इतना बड़ा लंबा तार है तो इसमें कुछ ना कुछ तो प्रतिरोधक होगा, थोड़ा बहुत भी होगा, तो थोड़ा थोड़ा कर करके लास्ट तक पूरा करंट ये पी जाएगा, रोक ही लेगा, तो लास्ट तक कुछ मिल ही नहीं पाएगा। ठीक है, लास्ट तक कुछ मिल ही नहीं पाएगा। तो हर चीज में कुछ ना कुछ प्रतिरोधक बाय डिफॉल्ट होता ही होता है। बात समझ में आई, तो यहाँ पे ये हो गया। अब बात करते हैं वे कारक जिन पर प्रतिरोधक, जो चालक का जो प्रतिरोधक होता है वो निर्भर करता है, किन पे डिपेंड होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड किस पर होता है, वे प्रतिरोधक, वो वे चालक जिन पर, या पे कर सकते हैं वे कारक जिन पर चालक का मतलब कंडक्टर का, ठीक है, कंडक्टर का प्रतिरोधक, प्रतिरोधक मतलब रेजिस्टेंस निर्भर करता है, मतलब डिपेंड करता है। ऐसे कौन से कारक हैं जिन पर जो प्रतिरोधक होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो इमेज में, ये रेजिस्टेंस है, ये किन चीजों पर डिपेंड करेगा, तो पहली बात इसकी लंबाई पर, ठीक है, कि कितना लंबा है। जैसे कि चलो इसको उठाते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि 100 किलोमीटर लंबा तार है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि ज्यादा लंबा तार होगा तो वो बीच में करंट ही पी जाएगा, तो डिपेंड करेगा इस पर। तो चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ही ज्यादा प्रतिरोधक भी बढ़ेगा, मतलब करंट कम आएगा। तो चालक की लंबाई पर, तो यहाँ पे इंग्लिश में लिख देना लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा है चालक की लंबाई हो गया, और दूसरा है इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब ये क्या होता है बताता हूं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया होता क्या है, जैसे कि मान लो एक तार है, ठीक है, ये तार में थोड़ा बड़ा सा बना देता हूं, मोटा सा, सही से समझ में आएगा। तो जो एरिया होता है, देखो ये जो एरिया है ये वाला, इस पर निर्भर करेगा। इसका मतलब कहने का ये है कि जितना ज्यादा मोटा तार होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है इसके, याद रखना।
अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना ज्यादा मोटाई होगी उतना ही ज्यादा कम प्रतिरोध लगेगा। जितनी ज्यादा मोटाई होगी उतना ही कम प्रतिरोध लगेगा, मतलब क्या लगेगा, रेजिस्टेंस लगेगा। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हिंदी इंग्लिश में कहते हैं एंटी प्रोपोर्शनल। ठीक है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब कैसे, जो रेजिस्टेंस है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, मतलब ए के। ए बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब ए होता है। और लंबाई का मतलब एल लिख सकते हो, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया को ए लिख सकते हो। तो आसान भाषा में बात करें तो जो आर होगा वो एंटी प्रोपोर्शनल होगा ए के। और पहले वाली की बात करें चालक की लंबाई पर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लंबाई पर। ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा लंबाई पर। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है इसमें, तापमान के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा तापमान बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो तापमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। तापमान के समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसको टी से लिखते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या पढ़ कर हो जाएगा, जो आर का मान होगा वो किसके समानुपाती होगा, टेम्परेचर के समानुपाती होगा। बात समझ में आई। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। पदार्थ की प्रकृति मतलब कि पदार्थ कैसा है, पदार्थ की प्रकृति पर, प्रकृति पर, नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मटेरियल कह सकते हो। देखो जैसे कि मैंने बताया था, चांदी, चांदी में ज्यादा करंट आ जाता मतलब प्रतिरोधक कम है। रबर की बात करूं तो रबर में प्रतिरोधक ज्यादा होता है, उसमें करंट नहीं आता। तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है ना। जितना अच्छा पदार्थ होगा, जैसे कि चांदी की बात करें तो ज्यादा कंडक्टर मतलब वो होगा, तो ज्यादा करंट उसमें फ्लो हो जाएगा, मतलब प्रतिरोधक इसमें कम है। रबर की बात करें तो प्रतिरोधक इसमें ज्यादा मान सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस जो होगा वो ज्यादा होगा और करंट कम आ जाएगा। तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ऐसे 4 पॉइंट हैं जिन पर हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोधक होता है, वो डिपेंड करता है। पहले चालक की लंबाई पर, मतलब कंडक्टर की लेंथ पर। दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। और तापमान के समानुपाती होता है, मतलब टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। और पदार्थ की प्रकृति पर। तो ये हो गए हमारे इसका। ठीक है, अगर हम बात करें, छोटे छोटे 2 फॉर्मूले हैं, बस डायरेक्टली फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। अब जो प्रतिरोधक होगा इसको दिखाते कैसे हैं सर्किट के अंदर। तो प्रतिरोधक जो होता है उसको दिखाते ऐसे हैं, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसका मतलब ये होता है कि जो करंट होगा ना वो यहीं की यहीं घूमता रह जाएगा, मतलब वहीं रुक जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका सिंबल जो होता है ऊपर नीचे। देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब करंट जो होगा वो वहीं की वहीं घूमता रह जाएगा, मतलब आगे वो जा नहीं पाएगा, रोक लेगा उसको। ठीक है, तो प्रतिरोधक का जो साइन होता है, सिंबल होता है सर्किट के अंदर, वो क्या होता है, ये होता है। अब यहाँ पर प्रतिरोधक का जो कंबाइन करते हैं, जो जोड़ते हैं, वो कैसे जोड़ते हैं, प्रतिरोधक का संयोजन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, क्या होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। एक श्रेणी क्रम में होता है, एक पार्श्व क्रम या समांतर क्रम बोल सकते हो, समांतर क्रम में या फिर पार्श्व क्रम में। ठीक है, सीरीज में होगा या फिर पैरेलल में होगा। देखो सीरीज का मतलब क्या है, एक ही तार में अलग अलग रेजिस्टेंस लगे, एक ये लगा है, एक ये लगा है, एक ये लगा है। ठीक है, मान लो ये 10 ओम का है, ये 20 ओम का है, ये 30 ओम का है। ऐसे एक ही तार में जब रेजिस्टेंस लगे रहते हैं तो उसको श्रेणी क्रम में बोलते हैं, मतलब सीरीज में बोलते हैं। और पैरेलल का मतलब क्या है, एक तार ये है,
इसमें एक लगा है, दूसरा तार आ गया, इसमें दूसरा लगा है, तीसरा तार आ गया, इसमें तीसरा लगा है, तो एक जो हो गया। मान लो ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ये 30 ओम है, ठीक है, ये और ये जुड़े हुए हैं सारे, ठीक है। ये अब यहाँ पे कोई बैटरी, मान लो यहाँ बैटरी लगी है, एक प्लस है, ये माइनस है, करंट प्लस से निकलता है। ऐसे मान लो यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस से करंट निकलता है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम में, इसको बोलते हैं समांतर क्रम में। अगर मैं बात करूं कि श्रेणी क्रम में इसका सूत्र क्या होगा, कि टोटल रेजिस्टेंस जब हम निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, मतलब कुल प्रतिरोधक, कुल प्रतिरोधक, कुल प्रतिरोधक, जिसको टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम बोल सकते हैं, जिसको दिखाते किससे हैं, इसको दिखाते हैं कैपिटल आर से, ठीक है, कैपिटल आर से इसको निरूपित किया जाता है। बात समझ में आई। अब श्रेणी क्रम में कैसे टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो इसमें निकलता है आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे चलता जाता है। जैसे इसी का निकालना है टोटल, तो क्या निकलेगा, सभी को जोड़ रहा ही तो है। मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो जोड़ दो सभी को, कितना हो जाएगा 50 60 60 ओम। मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाता है श्रेणी क्रम में, बस जोड़ दो सारे रेजिस्टेंसों को, रजिस्टर को, बस आंसर आ जाता है, 60 ओम का हो गया। अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में थोड़ा सा पंगा होता है। क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला थोड़ा ऐसा है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस, ऐसे चलता रहता है। ये क्या है, समांतर क्रम में, ये पैरेलल में है, ठीक है, ये होता है। अब इसी में टोटल निकालो, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल प्रतिरोधक कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 1/r इक्वल टू 1/r1 की वैल्यू 10, R2 की वैल्यू 20, R3 की वैल्यू 30, ये होगा ना 1/r। इनका एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2, कितना हो जाएगा 11/60। आर के मान चाहिए ना अपन को, तो ये तो 1/r का है, तो दोनों को पलट देंगे, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 60/11 ओम। और तोड़ना चाहो तोड़ सकते हो। तो ये होता है प्रतिरोधक का संयोजन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, या तो वो सीरीज में जुड़ेंगे किसी सर्किट में, या पैरेलल में जुड़ेंगे श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। और दोनों के फॉर्मूले मैंने बता दिए, थोड़े छोटे से न्यूमेरिकल भी मैंने करवा दिए। तो ये हो गया। अगर यहाँ पे एक और बात करें, जैसे कि हमारे जो घर में जो सर्किट होता है, वो श्रेणी क्रम में होता है या समांतर क्रम में होता है, मतलब सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है, सोचो। ये होता है समांतर क्रम में, मतलब पैरेलल में। अगर सीरीज क्रम में होगा तो सीरीज में क्या होता है, एक ही लाइन, एक ही तार में जुड़े रहते हैं। अगर मान लो हमने एक कोई पंखा लगा या कूलर लगा या एसी लगा है, अगर पंखे का बंद कर दिया, यहाँ से काट दिया, तो क्या होगा, कूलर पंखा सब एसी में से सब बंद हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में दिक्कत आ रही है ना। हाँ, अगर मान लो फॉल्ट की भी बात करें, कि मान लो यहाँ पे पंखा फॉल्ट कर गया, पंखा फॉल्ट कर गया, कि दिक्कत आ गई इसमें पंखे में, तो क्या होगा, करंट आगे भी नहीं जा पाएगा, तो बाकी की भी चीजें रुक जाएंगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, कि घर के जो अप्लायंसेस होते हैं, जो चीजें होती हैं, उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। अगर मान लो ये खराब भी हो गया ना, कि ऊपर वाला चला खराब हो गया, तो वायर टूट गया, तब भी ये दोनों चलते रहेंगे, ये क्योंकि करंट यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। अगर मान लो ऊपर वाला सही है, बीच वाला खराब हो गया, तब भी ये चलते रहेंगे, करंट इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो घर के जो अप्लायंसेस होते हैं, उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब आता है हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यहां लिख देना।
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? ताप का मतलब क्या होता है? ऊष्मा निकलना, हीट निकलना। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि मोबाइल चार्ज करते हैं अपन, तो क्या होता है? एक गर्म हो जाता है बाद में जाके, ठीक है। तो और चीजों की बात करें, जैसे बल्ब की बात करें, बल्ब भी गर्म हो जाता है। तो गर्म अपन दे तो इसको इलेक्ट्रिसिटी रहे हैं, दे तो इसको विद्युत रहे हैं, लेकिन इसमें हीटिंग इफेक्ट होता है, मतलब ताप निकलता है इससे, इससे ताप निकलता है। इसी को कह देते हैं हीटिंग इफेक्ट, किसका? इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। मतलब विद्युत धारा का ही तापीय प्रभाव ये होता है। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे ऊर्जा की बात करते हैं पहले। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर शक्ति गुणा समय, मतलब पावर, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ठीक है। जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई टाइम। कितने समय में कितनी पावर लगी है वो इसकी एनर्जी हो जाती है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करके एनर्जी हो जाती है। अब यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट निकालना है। हीटिंग इफेक्ट मतलब हीट कितनी निकलेगी। तो हीट किस पर डिपेंड करती है? दो चीज पर डिपेंड कर रही है, चाहे ऊर्जा बोलो, एनर्जी बोलो या हीट बोलो, इसी को हीट बोल सकते हो, ठीक है। ऊष्मा भी इसी को बोल सकते हो। ऊर्जा का मतलब क्या? ऊष्मा निकलना, ठीक है। तो हीट का जो फॉर्मूला हो गया, हीट का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया? पावर मल्टीप्लाई टाइम, P मल्टीप्लाई टाइम हो गया, P मल्टीप्लाई टाइम हो गया। और जो पावर का सूत्र होता है वो मैं बता चुका हूं। जो पावर का जो सूत्र होता है, ऊर्जा का जो सूत्र होता है, या ऊष्मा का जो सूत्र, पावर का, सॉरी, शक्ति का जो सूत्र होता है वो होता है V इंटू आई। मतलब ये होता है वोल्टेज, ये होता है करंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं इसको, विभवांतर भी कहते हैं, ठीक है। पावर का क्या होता है? V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। दोनों को, पोटेंशियल डिफरेंस करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर निकल के आ जाएगी कि इसमें कितनी पावर है। तो यहाँ पर P की अगर मैं VI रख सकता हूँ तो H बराबर VI, ये T तो था ही, तो H बराबर VI। T क्या आ गया? इसका एक समीकरण निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? समीकरण सा निकल के आ गया। अगर इसको और ड्राइव करें तो हमने ओम के लॉ में पढ़ा था, ओम का नियम क्या कहता था? V इक्वल्स टू आई आर कहता था। ओम का नियम क्या कहता था? V इक्वल्स टू आई आर कहता था। तो V की जगह आई आर रख सकता हूं, तो यहाँ पर V की जगह क्या रख दो? आई आर रख दो। तो H बराबर आई आर ये रहा, एक आई ये रहा और T ये रहा। कोई दिक्कत? तो I और I क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये निकल के आ गया, आर आई स्क्वायर आर टी निकल के आ गया। तो ये हो गया हीट का फॉर्मूला। किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है ये? अब ये बताओ कौन कौन सी चीजें इसमें आ रही हैं। एक तो आ रहा है विद्युत धारा मतलब करंट, एक आ रहा है प्रतिरोधक मतलब रेजिस्टेंस, एक आ रहा है समय, ठीक है। तो जो इसका जो, इसको जूल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल का नियम। इसको क्या कहते हैं? जूल का विद्युत धारा का नियम। तो यहाँ पर जूल का विद्युत धारा का नियम क्या होगा? इसको मिटा देता हूं। जूल का विद्युत धारा का नियम, जूल का विद्युत धारा का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ जूल, ठीक है। लॉ ऑफ करंट ऑफ जूल, ठीक है। जूल का लॉ, करंट का लॉ। अब जूल का नियम क्या कहता है? बस यही कहता है, इसी को कहते हैं जूल का नियम। अब इसमें देखो पॉइंट हमें क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। पहला पॉइंट तो हमें देखने को मिल रहा है, जो हीट होगी, जो हीट होगी वो किसके समानुपाती होगी? करंट के स्क्वायर के, मतलब विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगी, ठीक है। जो करंट जो होगा, जो हीट होगी वो क्या होगी? वो किसके समानुपाती होती है? करंट के स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो यहां पर लिख देना, जो ऊष्मा होगी मतलब हीट होगी, वो किसके समानुपाती होगी? करंट के स्क्वायर के समानुपाती होगी। दूसरा क्या दिख रहा है? हीट
रेजिस्टेंस के भी समानुपाती होगी। तो जो हीट होगी, जो ऊष्मा होगी, वो प्रतिरोधक के भी समानुपाती होगी, रेजिस्टेंस के भी समानुपाती होगी। और तीसरा क्या दिख रहा है, जो हीट है वो टेम्परेचर के भी समानुपाती होगी। मतलब इनमें से कोई भी चीज अगर बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा तब भी हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तब भी हीट बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा तब भी हीट बढ़ेगी, मतलब ऊष्मा बढ़ेगी। यही होता है जूल का विद्युत धारा का नियम। कोई दिक्कत यहां पर? जैसे कि मैं बात करूं बल्ब की, जैसे 100 वाट के जो बल्ब आते हैं उसमें क्या होता है, उसमें भी अपन इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, लेकिन प्रकाश तो देता ही देता है, लेकिन साथ में हीट भी निकलती है, उसमें से गर्म हो जाता है तो हीट निकलती है, हीट निकलती है, उसमें से सबसे ज्यादा हीट निकलती है। तो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, उसके अंदर क्या मटेरियल होता है, उसमें जो बल्ब के अंदर जो स्प्रिंग होती है वो कौन से धातु की बनी होती है? ठीक है, कौन से धातु की बनी होती है? आपको पता होगा बल्ब की खोज किसने की थी? एडिशन ने की थी। ठीक है, एडवर्ड एडिशन थे, उन्होंने लगभग 1100 एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, 1100 एक्सपेरिमेंट बहुत हो जाते हैं, अपन होते तो हार भी मान चुके थे अपनी बनना। लेकिन उन्होंने एक बात उनकी एक अच्छी लगी थी कि उन्होंने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा था। उन्होंने बोला था कि 1100 तरीके ऐसे हैं जिससे विद्युत बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, मतलब नेगेटिविटी में भी उन्होंने पॉजिटिविटी को ध्यान में रखा, सोचा कि 1100 तरीके से तो विद्युत बल्ब नहीं बनाया जा सकता, अगले हम प्रयास करेंगे, अगले से बना सकते हैं या नहीं। तब जाके धीरे धीरे उन्होंने टंगस्टन धातु का यूज किया था। कौन सी धातु का यूज किया था? जो विद्युत बल्ब होता है उसमें जो धातु थी वो थी टंगस्टन। टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन धातु ऐसी थी जो गलती नहीं थी। इसको गलने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 3380 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, 3380 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही ये धातु गल पाएगी। ठीक, क्योंकि हीट निकल रही है बहुत सी चीजें, तो अगर इतना टेम्परेचर चाहिए, इतना टेम्परेचर तो निकल ही नहीं पाता, तो इतनी टेम्परेचर पे गल पाएगा टंगस्टन, नहीं तो नहीं। इसलिए टंगस्टन से फायदा भी ये था कि वो प्रकाश भी देता है और ज्यादा ताप भी वो सहन कर सकता है। ठीक है, और जो बल्ब बने होते हैं इसके अंदर गैस भी भरी होती है, ऐसा नहीं है कि अगर वो कांच जो होता है, कांच हटा दो, स्प्रिंग स्प्रिंग को जला लो तो जल जाए, नहीं, तो इसके अंदर गैस भी भरी होती है। तो इसके अंदर जो गैस भरी होती है वो होती है नाइट्रोजन एंड ऑर्गन। ऑर्गन को अक्रिय गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको। तो नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस इसके अंदर भरी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। यहाँ पर विद्युत शक्ति की बात करते हैं, लास्ट छोटा सा टॉपिक है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? पावर का फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, सिंपल है, P इक्वल्स टू वी आई। वी की जगह आई आर रख सकते हैं, तो आई आर रख दिया, ये आई ऐसा की ऐसा, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। तो पावर किसके समानुपाती हो जाएगी? विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती हो जाएगी और आर के समानुपाती हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, P समानुपाती आई स्क्वायर और P समानुपाती आर। ये छोटा सा था, कुछ वो नहीं है इसमें। इसकी जो अगर यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट होती है वॉट। ठीक, वॉट नाम के वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर ही ये, इनकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? वॉट हो जाएगी। और बड़ी यूनिट की बात करें तो किलोवाट हम कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1 किलोवाट को अगर जूल में परिवर्तित करें, और हाँ यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो हीट की जो इकाई थी वो क्या थी? जूल। कहीं जूल ने दिया था, तो हीट की जो यूनिट हो गई वो जूल हो गई, हीट का ऐसा ही मात्रक, जो ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल हो गई। अब इसी वॉट को हम, इसी वॉट को, जैसे वॉट होती है, तो इसी वॉट को हम जूल में कन्वर्ट करें, जूल में, तो 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10⁶, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं।
और इसी को कह देते हैं एक यूनिट। जो घर में विद्युत ऊर्जा में जो हमारे बिल आते हैं इलेक्ट्रिसिटी को यूनिट में ही तो आते हैं, तो इसी को एक यूनिट कहा जाता है। इसमें कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलो 1 किलोवाट आवर लिख देना, ठीक है, 1 किलोवाट आवर। मैं इसको निकलवा देता हूँ, चलो छोटा सा ही है। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है? 1 किलोवाट बिजली चल रही है कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1000 वाट। और 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 3600 सेकंड। हो जाएगा ना? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? 360000 आएगा। इसको 10 की पावर में करके रख दो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर 6 बन जाएगा। तो इसलिए 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अगर यहाँ पे चलो इसको हटा देता हूँ, देख लेना। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर छोटा सा एक टॉपिक और कर देते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कर देते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। वैसे ये टॉपिक बड़ा है, लेकिन हम यहाँ पर छोटा सा कवर कर लेंगे। जैसे कि चलो इसको नहीं तो अगले टॉपिक में देख लेंगे, वीडियो लंबी ज़्यादा की जाएगी तो इसको देखेंगे बाद में। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो चेक करिए, चाहे आप हिस्ट्री की भी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की भी देख सकते हैं, पूरे हिंदी में वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है। और साइंस हमारा चल रहा है, एमपीजी के भी हमारा चल रहा है, तो आप यहाँ पर जाके हमारी वीडियो का लाभ ले सकते हैं। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।